हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपका है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग, मतलब कि वैश्वीकरण की समझ के ऊपर आपकी पूरी की पूरी बुक है। तो आज की वीडियो में हम उसके यूनिट 2 के बी पार्ट को देखेंगे। यूनिट 2 में आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ABCD। ठीक है, मैं ऑलरेडी ए पार्ट को कवर अप कर चुका हूँ पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। हमारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आज की जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनी और राष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में आज की पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, वो है ब्रिटेन वुड्स समझौता या फिर ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्या है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले आता है जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स में 44 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 730 प्रतिनिधियों ने कुशल विदेशी मुद्रा प्रणाली, मुद्राओं की प्रतिस्पर्धा अवमूलन को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रमुख लक्ष्यों के साथ मुलाकात की। सिंपल सी बात है कि 1944 में जुलाई के मंथ में 44 देशों के 730 व्यक्तियों ने क्या करा, एक मुलाकात करी। जिस मुलाकात का क्या कारण था कि विदेशी मुद्रा प्रणाली एक बनाना, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी प्रणाली बनाना जो कि करेंसी के जो अप डाउन हो रहे हैं उसको रोक सके, उसको सही प्रकार से यूज़ कर सके। दूसरा, मुद्राओं की प्रतिस्पर्धा, करेंसियों के बीच में जो कंपटीशन है उसके लिए, और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए उन्होंने एक प्रकार से संगठन या संस्था बनाने के लिए उन्होंने समझौता किया। ब्रिटेन वुड्स समझौता और प्रणाली इन लक्ष्यों के लिए केंद्रीय था। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स का जो समझौता किया गया वो इन सभी प्रणालियों के लिए केंद्र था, मतलब मेन सेंटर था। ब्रिटेन वुड्स समझौते ने 2 संगठनों को बनाया। ठीक है, जब ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ तो 2 नए संगठन बनाए गए। पहला था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, और सेकंड था विश्व बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये 2 संगठनों का निर्माण किया गया जब हस्ताक्षर किए गए थे ब्रिटेन वुड्स समझौते पर। फिर आता है, जबकि ब्रिटेन वुड्स सिस्टम 1970 के दशक में पूरी तरह से भंग कर दिया गया। IMF और विश्व बैंक दोनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के आदान प्रदान के लिए मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। ठीक है, तो 1970 के दशक में क्या हुआ, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को तो हटा दिया गया क्योंकि वो पूरी तरह से भंग हो गया था। बट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वो बने रहे और वो अपना कार्य करते रहे। वो वर्तमान में भी अपना कार्य तेजी से कर रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन केवल 3 सप्ताह से अधिक समय के लिए हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स का जो सम्मेलन चल रहा था 1944 में, वो लगभग 3 सप्ताह तक चलता रहा कंटिन्यूअसली। ठीक है, 3 सप्ताह तक उन लोगों ने मेल मिलाप करा, बातचीत करी और समझौते पर राजी हुए। लेकिन इसके लिए कई वर्ष से तैयारी चल रही थी। ठीक है, इस समझौते के लिए कई वर्षों से, सालों से तैयारी चल रही थी। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के प्राथमिक डिजाइनर थे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो कि ब्रिटिश थे, जॉन मैंड्रस केन्स, और जो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के एक अर्थशास्त्री थे हेनरी डेक्स्टर वाइट्स। ये 2 व्यक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्होंने क्या करा था, ये सोचा था कि हम एक समझौता करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि क्या करेगा, लोगों के बीच में और करेंसी के बीच में जो प्रतिस्पर्धा उसे समाप्त करने के लिए कार्य करेगा। कीन्स की आशा थी कि, मतलब जो कीन्स हैं जो कि बिलोंग करते थे फ्रॉम ब्रिटिश से, जो कि ब्रिटिश से बिलोंग करते थे, वो चाहते थे कि एक शक्तिशाली बैंक का स्थापित किया जाए जिसका नाम क्या रख जाए, क्लियरिंग यूनियन उसका नाम रखा जाए, और एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व मुद्रा जारी की जाए। एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मुद्रा या फिर आप करेंसी जारी करें जो कि पूरे विश्व में चलाई जाए। और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी बनाना, रिजर्व बैंक भी बनाना जाना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए क्लियरिंग यूनियन। बट वहीं अगर हम दूसरे जो अमेरिकी व्यक्ति हैं उनका देखें, वाइट का, तो उन्होंने योजना दी कि मुद्रा का निर्माण के बजाय एक अधिक मामूली उधार नीति को अपनाया जाना चाहिए और अमेरिकी डॉलर के लिए एक बड़ी भूमिका की कल्पना की। उन्होंने चाहा कि अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में माना जाएगा और उसी के आधार पर लेन देन, जितना भी व्यापार है, अमेरिकी डॉलर के थ्रू होगा, ये उन्होंने माना। अंत में ये दोनों एक जो ब्रिटेन वुड्स समझौता है उस पर आके ये क्या कहते हैं, इन दोनों के विचार मिले। ठीक है, और उन्होंने अपना वहाँ पे हस्ताक्षर किए। उसके बाद आता है कि यह 1958 तक नहीं था
ब्रिटेन वुड्स सिस्टम पूरी तरह कार्यात्मक हो गया, ठीक है। 1958 तक, जब ये 1944 में इस पर हस्ताक्षर हुआ, 1958 तक ये ठीक ठाक काम कर रहा था, पूरी तरह से इसने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया था। एक बार लागू होने के बाद इसके प्रावधानों में अमेरिकी डॉलर को सोने के मूल्यों पर आंका गया, ठीक है। जब इस पर हस्ताक्षर किए गए तो उसके बाद इस चीज़ पे भी हस्ताक्षर किए गए कि अब जो अमेरिका का डॉलर है उसको सोने के भाव के हिसाब से मापा जाएगा। इसके अलावा सिस्टम की अन्य सभी मुद्राएं अब अमेरिकी डॉलर के मूल्यों पर आंकी जाएंगी, मतलब अमेरिकी डॉलर सोने के हिसाब से आंका जाएगा और पूरे विश्व की मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के हिसाब से आंकी जाएंगी। समय पर लागू विनिमय दर सोने की कीमत $35 प्रति ओंस निर्धारित की गई, ठीक है। तो एक ओंस सोना कितने का था? $35 का था, इज इक्वल टू $35 का एक ओंस सोना था उस समय जब इन्होंने ये हस्ताक्षर किए थे। फिर आता है प्रमुख बिंदु। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट एंड सिस्टम ने एक सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय शासन बनाया, ठीक है। जब इस पर हस्ताक्षर किए गए तो एक क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय शासन बनाया गया उसी समय। एक हिसाब से उस समय से ये शासन चालू हो गया था, जो 1940 के दशक के मध्य से 1970 के दशक तक चला। ये शासन चला था, आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन वुड्स का जो शासन है वो 1940 से लेकर 1970 के दशक के बीच में चला और उसने काफ़ी ज़्यादा विकास भी किया। ब्रिटेन वुड्स समझौते को अमेरिकी डॉलर के लिए मुद्रा खाती की आवश्यकता थी, ठीक है। तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था, उसको क्या चाहिए था? उसको चाहिए था अमेरिकी डॉलर, जो बदले में सोने की कीमत की आकी गई, ठीक है। जो कि बदले में उसका क्या, सोने की कीमत के हिसाब से उसे आगे जाएगा। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम 1970 के दशक में ढह गया, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का विकास होता रहा और ये दोनों क्या बन गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय, मतलब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करने के लिए ये दोनों संस्थाएं काम कर रही हैं और इन्होंने क्या करा? स्थायी प्रभाव भी पैदा करा। अब आता है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान उपलब्ध है, ठीक है। अब काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्क करते हैं जो धन देने के लिए, ठीक है, लोन देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे वर्किंग करते हैं। तो वो कौन कौन से? वो विश्व धन लेन देन के लिए कार्य करते हैं। इन निकायों में आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान पहला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, साथ में इसमें आते हैं G7, G10 और G20, ठीक है। G7, G10, G20 आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ये सारे के सारे संस्थान इंटरनेशनल लेवल पर लोन देने का काम करते हैं हर किसी देश को, अगर वो उसका सदस्य है तो। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिगार्डिंग भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को भी काफ़ी ध्यान से पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतः सरकारी संगठन है। अंतः सरकारी का मतलब कि ये सरकार के थ्रू ही चलाया जाएगा, जो 1945 में अस्तित्व में आया था। 1945 में 1944-45 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। वर्तमान में इसमें 189 सदस्य उपलब्ध हैं, ठीक है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। 189 सदस्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रकृति इसके निर्णय की संरचना में परिलक्षित होती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रकृति है वो किस प्रकार तय होती है कि उसने निर्णय क्या लिया है। अगर उन्होंने निर्णय पॉजिटिव वे में लिया है तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक चलेगा, बट अगर उन्होंने नेगेटिव वे में लिया है तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें चेंजेबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर आता है इनके मुख्य कार्यों में विनिमय दर, मतलब विनिमय जो खरीदारी होती है, लेन देन होता है, उसकी दरों को तय करने का काम इनका है। विनिमय विश्व के सभी सदस्यों को लघु अवधि के लिए विदेशी मुद्रा देनदारी की खरीद, इंटरनेशनल लेवल पर ये लोग लोगों को धन भी देते हैं, ठीक है। किसी देश को, ये लोग देश को लोन देने का काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाले, और साथ में ये लोग लंबे समय के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार का आवंटन इत्यादि इनके काम है। फिर आता है कि भुगतान संतुलन, संकट की स्थिति में सदस्य देश की सहायता करना इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। अगर कोई सदस्य देश के ऊपर लोन है और अगर उसको लोन पेमेंट करना है, ठीक है, तो ये उसकी सहायता करेंगे लोन को पेमेंट करने में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुछ कार्य हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये हैं। पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन करना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्राएं हैं उन सबको प्रोत्साहित करना, किसी भी एक करेंसी को दबाना नहीं, मतलब कि सभी करेंसियों को साथ में या उनको प्रोत्साहित करना कि आप भी आगे बढ़िए। फिर सेकेंड आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
का संतुलित विकास एवं विनिमय दरों का स्थिरीकरण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी व्यापार है का संतुलन बनाने के लिए कार्य किया जाता है और लेन देन की जो दरें हैं ये ही तय करता है। विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति तथा बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था। विनिमय लेन देन की जो प्रतिबंध है उनकी समाप्ति या फिर उनको लगाने का काम इसका है। दूसरा बहुपक्षीय भुगतान, बहुत सारे पक्षों में भुगतान की जो व्यवस्था है वो यही करता है। पॉइंट नंबर 4 आता है कि भुगतान संतुलन की समस्या की स्थिति में सदस्य देशों को आर्थिक सहायता की उपलब्धता, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकटों का निपटारा तथा उसकी अवधि में कमी। अब किसी देश के पास जो लोन है वो अगर उसे लोन पेमेंट करना है, ठीक है, तो क्या करा जाएगा, ये उसकी सहायता कर सकता है समय को आगे पीछे करवाने में, साथ में थोड़ा बहुत उसे धन देके उनकी हेल्प भी कर सकता है, इतनी ये करते हैं। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सफलता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहाँ कहाँ सफल हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रा कोष अपने केवल 30 सालों में ही 30 सालों की स्थापना में पर्याप्त सीमा तक सफल हो रहा है, जैसे कि निम्न वर्णन किया गया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने शुरुआती 30 सालों में ही काफ़ी अच्छे से इन्होंने काम करा, सक्सेस पाई, साथ में ये अभी भी काम कर रहे हैं बड़ी तेजी से। अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने आंतरिक संगठन एवं बाहरी प्रभाव के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करने में सफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो क्या करा उन्होंने अपने आंतरिक प्रभाव और बाहरी प्रभाव दोनों को क्या करा, एक प्रकार से बैलेंस किया और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करने में सफल रहे। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने मुद्राओं को क्या करा, प्रोत्साहित किया। फिर आता है सेकंड, मुद्रा कोष द्वारा अपने प्रभाव के आधार पर अमेरिकी जैसे संपन्न राष्ट्र को यूरोपीय देशों की पुनर्निर्माण संबंधी समस्याओं की स्थापना के लिए प्रेरित किया। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये सारा काम किया गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप की कंट्री थी उनका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था, अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी तरह से चरमरा गई थी, खत्म होने पे आ गई थी। ठीक है, अब उनकी सहायता करने के लिए अमेरिका ने हाथ बढ़ाया, सहित कई देशों ने भी हाथ बढ़ाया जो कि उनकी सहायता करना चाहते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी इसमें उनकी मदद की और अमेरिका को भी प्रोत्साहित किया कि यूरोप के देशों की सहायता की जाए। मुद्रा कोष ने विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को कम करना तथा विदेशी भुगतान की बहुमुखी की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। अब इंटरनेशनल लेवल पर जो भी विश्व व्यापार संगठन द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन द्वारा अगर कोई लगाया जाता है प्रतिबंध, तो उसके लिए क्या करा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उनके लिए कार्य करता है और उनके प्रतिबंधों को हटाता है। अब 35 देशों की मुद्राएं स्वतंत्र रूप से अन्य मुद्राओं में परिवर्तित हैं। अब क्या हो रहा है, 35 देशों की ऐसी मुद्राएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे में चेंज हो रही हैं और कार्य कर रही हैं। मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाने में सफल हुआ। क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाने में सफल हुआ, मतलब कि लचीला बनाने के लिए उसने काम किया। उसने अपने स्थायी प्रसाधनों में पर्याप्त वृद्धि की तथा उसके विशेष आहरण की व्यवस्था भी की। अब उन्होंने क्या करा, अपने स्थायी प्रसाधनों में पर्याप्त वृद्धि की। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना एक स्थायी रूप तो तैयार कर ही लिया, साथ में उसके लिए कार्य भी किया कि बाद में कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो भविष्य में। फिर आता है 5वां पॉइंट कि मौद्रिक संकट के समय मुद्रा कोष द्वारा तकनीकी परामर्श दिया गया तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब क्या है, मौद्रिक संकट, अगर करेंसी के लिए किसी देश की करेंसी खत्म होती जा रही है और करेंसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसकी इनकी सहायता करेगा। सन 1949 से 58 के मध्य 30 देशों ने अपनी अपनी मुद्राओं को अवमूलित किया। अब क्या करा, 1949 से लेकर 58 तक 30 ऐसे देश थे जिन्होंने अपनी मुद्राओं को अवमूलित कर दिया था, उनकी मतलब मूल्य खत्म हो गया था। मुद्रा कोष ने इन मुद्राओं को अवमूलन की व्यवस्था करने में सफलता प्राप्त की। अब जिन देशों की मुद्राओं का रेट कम होता जा रहा था, उनके रेट को ठीक करने के लिए क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कार्य किया। मुद्रा कोष द्वारा विकासशील देशों की सहायता की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किसकी, विकासशील देशों की सहायता की गई। कोष इन देशों को उसके भुगतान संतुलन तथा मौद्रिक स्थिरता के संबंध से प्राप्त करता है।
अब क्या करता है, जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी को धन या लोन देता है तो वो जब देश विकास करने लगता है तो वहाँ से वो अपना प्रॉफिट उठाता है, अपना लोन वापसी लेता है। इस प्रकार से उनकी जो चेन है वो चलती रहती है। इन देशों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो ये जो देश है उनके लिए क्या की जाती है, आधिकारिक प्रशिक्षण की तैयारी की जाती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आर्मी में जा रहा है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे जाके उसको प्रैक्टिस की जाएगी, उसको एक माहौल दिया जाएगा। इस प्रकार का भी यहाँ पे किया जाता है। विकासशील देशों की सहायता के लिए ट्रस्ट फंड बनाए गए। अब ऐसे देश जो कि विकास कर रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए, उनको फंड्स देने के लिए क्या करा गया, ट्रस्ट फंड्स की तैयारी की गई, ट्रस्ट फंड्स का निर्माण किया गया। 7वां पॉइंट आता है, मुद्रा कोष ने भुगतान की सरल व्यवस्था करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की। अब किसी देश को कुछ भुगतान करना है, ठीक है, तो उसका सरल व्यवस्था की गई मुद्रा कोष के द्वारा। वे देश जिन पर व्यापार घाटे में स्थिति होती है, जिनके जो व्यापार है वो घाटे में होता है, उनको मुद्रा कोष द्वारा सहायता दी जाती है। ठीक है, ऐसे कंट्री जिनका व्यापार घाटे में जा रहा है तो क्या होगा, उनको सहायता दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इससे विश्व व्यापार में विगत वर्षों में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पिछले कुछ वर्षों में 16 गुना तक वृद्धि हुई है, किसमें, व्यापार में। अब आता है 8वां पॉइंट, मुद्रा कोष से भारत को समय समय पर तकनीकी परामर्श का लाभ प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर इंडिया की बात करें तो भारत को भी कई बार मुद्रा कोष के द्वारा सहायता प्राप्त की गई है। कोष ने भारत की आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायता की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या करा, भारत की आर्थिक नीति का जो निर्धारण है उसके लिए सहायता की। मुद्रा कोष के विशेष समय पर भारत आते रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य हैं वो टाइम पे क्या आते हैं, इंडिया में आते हैं, विजिट करते हैं और इंडिया का माहौल चेकआउट करते हैं। आता है 9वां, भारत के लिए एक कोष से 1944 में 642 मिलियन SDR का ऋण स्वीकृत किया। ठीक है, तो भारत के लिए 1947 में 642 मिलियन का जो लोन है वो पास आउट किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। भारत द्वारा 1945 में तेल सुविधा के संबंध में 203 मिलियन की सहायता प्राप्त की गई। अब भारत को 203 मिलियन का और लोन दिया गया था। ठीक है, 1947 में, किसके लिए, जो तेल खनिज है उन सब के लिए। 11वां क्वेश्चन, मुद्रा कोष की पूंजी में वृद्धि संबंधी निर्णय जो जनवरी 1946 में लिया गया है के अनुसार भारत का अभियांश 1940 मिलियन SDR के साथ के स्थान पर 145 मिलियन SDR होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कुल पूंजी 2.3% होती है। ठीक है, तो भारत को लोन भी दिया गया, साथ में 1145 मिलियन का SDR भी पास आउट किया गया। मतलब काफ़ी बड़े स्तर पर लोन और धन दिया जाता है। फिर आता 12वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने के कारण भारत को वर्ल्ड बैंक का सदस्य होने का अवसर प्राप्त हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है भारत, तो वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य भारत बन गया है। उनको ये सौभाग्य मिला। विश्व बैंक से भारत लाभान्वित होता है। वह विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करके अपने अर्थव्यवस्था के सुधार करता है तथा अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अब क्या होता है, वर्ल्ड बैंक जो है वो धन भी देता है, तो अगर भारत को कोई हेल्प चाहिए तो उसके थ्रू भी उनको हेल्प मिल जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ये पूरी तरह से ये इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को धन देता है। ठीक है, लोन देता है और लोन कलेक्ट करता है। जो कुंजी कार्यक्रम, कुंजी नहीं आएगा यहाँ पे, पूंजी कार्यक्रम मतलब धन से रिलेटेड कार्यक्रम और परियोजनाओं के लिए विश्व के सभी आवश्यकताओं देशों को ऋण प्रदान करता है। मतलब कि क्या करता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर धन प्रदान करता है और अपना धन वापसी भी लेता है। विश्व बैंक एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का साझेदार संगठन है। दोनों मिले जुले हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक एक समय पे बने थे, एक समय से कार्य कर रहे हैं और एक समय पे ये जुड़े हुए हैं। दोनों ही संगठन ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा ही इन दोनों का जन्म हुआ था। विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहा जाता है, IBRD। ठीक है, विश्व बैंक को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय अमेरिका में वाशिंगटन DC में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना एवं विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक अर्थव्यवस्था में शामिल करना। अंतर्राष्ट्रीय
मुद्रा कोष का भी यही काम है और विश्व बैंक का भी यही काम है। काम क्या है इन लोगों का कि इनके जो सदस्य देश है इनकी सहायता करना, धन से रिलेटेड अगर इनको हेल्प चाहिए मनी के रिगार्डिंग तो इनको हेल्प करना, साथ में इनको नई नई ऐसी नीतियां बताना जिसकी वजह से ये लोग अपना विकास तेजी से कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है ये सिर्फ धन देने का काम करते हैं, नहीं, ये लोग उनको कुछ नीतियों, उनको कुछ स्कीम्स भी देते हैं जिनके थ्रू ये लोग, ये विकासशील देश अपना विकास काफ़ी तेज़ी से कर पाते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों को गरीबों का उन्मूलन करने का काम करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंची, जिसके कारण 1945 में IBRD का गठन किया गया, जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में एक सिफारिश के दौरान था। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है, ठीक है। तो IBRD विश्व बैंक ही है जिसका गठन किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि जिन देशों को काफ़ी ज़्यादा हानि हुई है, ठीक है, जिन देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, उनकी मदद की जा सके। अब विश्व बैंक के जो उद्देश्य है उनको देख लेते हैं। तो विश्व बैंक का जो पहला उद्देश्य है वो है आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए सदस्य देशों को अधिक से अधिक समय के लिए पूंजी प्रदान करना। अब आर्थिक पुनर्निर्माण मतलब धन से रिलेटेड जो उनको हेल्प चाहिए वो देना, और वो कितने समय में इस चीज़ को पुनर्निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा समय के लिए उनको धन प्रदान करना। सेकंड आता है कि भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुनिश्चित करना के लिए लंबे समय के लिए पूंजी में निवेश को प्रेरित करना। अब क्या है भुगतान संतुलन? किसी देश ने लोन लिया, उदाहरण के लिए बात करते हैं कि अगर इंडिया ने लोन लिया है और अगर उसको संतुलन बनाना है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। अब ये क्या करेगा, इसका पहला उद्देश्य ये है कि वो लोन को संतुलन बनाए रखे, ठीक है। दूसरा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, उनके जो देश में व्यापार है उसको बढ़ाने में उनकी सहायता करें और लंबे समय के लिए उनको पूंजी दे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना और सदस्य देशों के लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। अब सदस्य देश अगर विकासशील देश है तो उसका जो जीवन स्तर है उसके ऊपर उठाने का काम क्या है, इन्हीं का है। विश्व बैंक के सामने में समान मतदान प्रणाली है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से 1980-90 के दशक में देश की ताकत को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, ठीक है। तो समान मतदान प्रणाली से तात्पर्य है कि अगर कोई देश अपना कुछ प्रस्ताव लेके आता है तो ये लोग वोटिंग करेंगे और उस वोटिंग के द्वारा ही उसका प्रस्ताव पारित होगा या नहीं, ये उस पर बेस होता है कि वोट में कितना आता है। 1990 के दशक में इसमें सुधार की आवश्यकता थी, ठीक है। तो विश्व बैंक में 1990 के दशक में सुधार चाहिए था, जिसके लिए इसने कार्य भी किया, स्वीकार किया तथा अपनी आंतरिक व्यवस्था में सुधार किया। अब क्या करा, विश्व बैंक ने अपनी आंतरिक व्यवस्था में सुधार भी करा और अपनी जो गलतियां हैं उसको माना भी। 2002 के बाद विश्व बैंक के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्राप्तकर्ता देश के साथ वार्तालाप के माध्यम से तैयार किया गया। अब क्या हुआ, जो 2002 के बाद विश्व बैंक ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया, एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जो कि गरीबी को हटाने के लिए कार्य करता है। विकासशील देशों की मतदान शक्ति को बढ़ाकर 47% कर दिया गया, ठीक है। तो विश्व बैंक में जो सदस्य हैं उनकी जो मतदान शक्ति है उसको बढ़ाकर, विकासशील देशों की मतदान शक्ति को बढ़ाकर 47 कर दिया गया, और वो कितना बनाना चाहते हैं, 50% उसको टोटल बनाना चाहते हैं। अब आता है विश्व व्यापार संगठन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन विश्व का एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन व नियमन के लिए हुआ है। विश्व व्यापार संगठन को इसलिए बनाया गया था ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी व्यापार चल रहा है उसको ठीक रूप से चलाया जा सके। विश्व व्यापार संगठन विदेशी नीति में आर्थिक पक्ष से संबंधित है, जिसका मूल उद्देश्य पूरे विश्व में एक ही बहुपक्षीय प्रणाली द्वारा सदस्य देशों के बीच व्यापार के लिए समुचित प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करना है, ठीक है। तो विश्व बैंक का जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी आर्थिक नीति, और वो आर्थिक का पक्ष लेता है। वो चाहता है कि विश्व में जितने भी देश हैं उन सब में एक अच्छा व्यापार का जो तरीका है वो फैले, व्यापार पूरे विश्व में फैल सके और सभी देश एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इसके लिए वो धन से रिलेटेड भी हेल्प करते हैं, साथ में व्यापार के लिए स्कीम्स भी प्रदान करते हैं। अब वर्ष 1944 में कार्कस समझौते के द्वारा 123 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया तथा 8 वर्ष तक चली वार्ता के परिणाम स्वरूप गेट को विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। तो 1 जनवरी 1995 से गेट जो था उसको विश्व व्यापार संगठन का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो इससे विश्व व्यापार संगठन से पहले एक संगठन था जिसका काम था विश्व में व्यापार को संभालना, वो था गेट, ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ,
विश्व व्यापार संगठन को लाया गया। गेट एक मंच था जहां सदस्य देश समय समय पर एकत्रित होते थे और विश्व व्यापार की समस्याओं पर वार्तालाप करते थे। ठीक है, तो गेट जो आप कह सकते हैं, गेट एक प्रकार से एक संस्था थी जो कि कार्य करती थी इंटरनेशनल लेवल पर, जो व्यापार के बीच में जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए समस्याओं पर वार्तालाप कर सके। परंतु विश्व व्यापार संगठन एक सुव्यवस्थित और स्थायी व्यापार की संस्था है। अब क्या है, विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी संस्था है जिसको कोई नहीं हटा सकता, पहली बात। और दूसरी बात, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं ताकि जो देश हैं उनका विकास हो सके, विकासशील देशों का विकास हो सके, और जो विकसित देश हैं उनकी बाजारों तक पहुंच हो। किन देशों की? विकासशील और विकसित देशों की पहुंच विकसित देशों तक हो। उदाहरण के लिए भारत की जो पहुंच है, भारत अभी एक विकासशील देश है और अमेरिका विकसित हो चुका है, तो भारत की जो बाजार की पहुंच है वो अमेरिका तक होनी चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, कार्य करा जा रहा है। जनवरी 1995 को इसके अलावा 77 देशों ने क्या करा, सिग्नेचर किया। बाद में इसकी संख्या 164 कर दी गई थी। 2018 में इंडिया की सदस्य ग्रहण करने वाला है। ठीक है, 163वां। अब यहाँ पे कुछ गलती की गई है, ठीक है, नोट्स बनाते रहें। तो ये जो 2018 में इंडिया नहीं है, यहाँ पे कोई और देश है। ठीक है, अफगानिस्तान 64वां देश बना, क्या करने का, सदस्य बनने का। गेट के 7वें दौरे, टोक्यो में गेट का 7वां दौरा हुआ था। विषय सूची पर विस्तार देकर गेट सेट करिए, विश्व व्यापार बाधाओं को भी शामिल किया गया। अब गेट का जो 7वां दौरा था वो टोक्यो में हुआ, और टोक्यो में होने के बाद उन लोगों को लगा कि अब कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, तो गेट में हमें कुछ फेरबदल करना चाहिए जिससे कि गेट जो संस्था है वो अच्छे से काम कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या करा, विश्व व्यापार संगठन जो कि वर्तमान में चल रहा है उसके नाम से एक न्यू संस्था बनाई, जो कि कब से लागू हो गई थी, 1 जनवरी 1995 से उसको चलना चालू कर दिया गया था। अब आता है कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य बताइए। तो विश्व व्यापार संगठन से रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक्स को तो 1 से 2 बार जरूर समझिए। पहला आता है कि विश्व व्यापार के अवरोधकों को कम करने और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। विश्व व्यापार संगठन का पहला काम है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रियों के बीच ट्रेडिंग हो रही है, व्यापार हो रहा है, ठीक है, उसका क्या करना है, उसके बीच में जो भी अवरोध हैं, ठीक है, ब्रेकर्स हैं, उनको क्या करना, कम करना। और दूसरा, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। फिर आता है समूचे विश्व में जीवन स्तर को प्रभावी में वृद्धि करना। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर या फिर पूरे विश्व में जिस भी कंट्री की जो जीवन, वहाँ के जो व्यक्तियों का जीवन है उसको अच्छा बनाना। समूचे विश्व में रोजगार के अवसर को बढ़ोतरी करना। अगला आता है वस्तुओं के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऐसी चीज़, वस्तुओं का जो व्यापार है उनको इंटरनेशनल लेवल पर प्रोत्साहित करना, उनको एफर्ट्स करके आगे बढ़ाना। अगला आता है सेवाओं के व्यापार को प्रोत्साहन करना, मतलब एक देश से लोग जा रहे हैं दूसरे देश में सेवाएं प्रदान करने, इसको क्या करना, प्रोत्साहित करना। सतत विकास की अवधारणा को मजबूत करना। आपका जो अगला पॉइंट आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गेट और विश्व व्यापार संगठन के बीच में जो अंतर क्या है, आखिर अंतर आपको स्पष्ट करने हैं। ठीक है, अंतर स्पष्ट करके बता रहा है कि क्या अंतर है। तो अंतर इस प्रकार है, गेट और विश्व व्यापार संगठन, पहला, इसकी कानूनी स्थिति नहीं है, मतलब कि जो गेट बनाया गया था, जो संस्था बनाई गई थी गेट, उसकी कोई कानूनी स्थिति नहीं है, वो एक कोई फिक्स जगह नहीं है। बट विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसकी कानूनी स्थिति है। विश्व व्यापार संगठन का जन्म अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत हुआ था। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर सिग्नेचर करके इस विश्व व्यापार संगठन को बनाया गया था, जिसकी पुष्टि सदस्य देशों की सरकार और संसद एवं विधानमंडल ने की थी। ठीक है, तो जिसकी पुष्टि क्या करी गई थी, इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे देशों की जो सरकारें हैं उन्होंने करी थी और मंजूरी दी थी कि हम एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार को बढ़ावा देगा। फिर आता है इसके उद्देश्य सीमित है। ठीक है, गेट के जो उद्देश्य थे वो सीमित थे। इसका उद्देश्य विश्व में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलनात्मक उपयोग करना था, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर या फिर पूरे विश्व में जो भी संसाधन है उनका ठीक प्रकार से उपयोग हो सके, हर देश उनका उपयोग कर सके, इसके लिए वो कार्य करता था। परंतु अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन की तो इसका उद्देश्य व्यापक है, मतलब इसका उद्देश्य जो है वो बहुत बड़ा है। विश्व के संसाधनों का अनुकूलनात्मक उपयोग सततीय दृष्टि से करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, मतलब जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग ठीक प्रकार से हो सके और ऐसा ना हो कि वो जो संसाधन है वो खत्म हो जाए, नहीं, इस प्रकार से उनका क्या था,
काम कर सके। सकाच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाले व्यवधानों को हटाना तथा प्रशुल्क कम करने की सिफारिश करना। ठीक है, तो जो शुल्क लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, उसको कम करने की सिफारिश करना इसका काम था गेट का। परंतु इसका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाले इसे कार्य क्षेत्र में वस्तुओं में व्यापार के बहुपक्षीय समझौते, सामान्य समझौते, बुद्धि समाप्ति अधिकार का व्यापार समझौते, झगड़े से निपटारे आदि समझौते शामिल हैं। तो जब विश्व व्यापार संगठन को बनाया गया था तो उसका क्या काम था, इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार से रिलेटेड जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जाए, चाहे वो दो देशों के बीच में लड़ाई हो, ठीक है, टैक्स के रिगार्डिंग कोई इशू हो, सबको सॉल्व किया जाए। फिर आता है नेक्स्ट आपका, यह एक ऐसा मंच था जिस पर सदस्य देश विश्व व्यापार समस्याओं पर विचार करने एवं समझाने के दशक में एक बार आते थे। ठीक है, और क्या होता था कि यहाँ पे जितने भी मुद्दे हैं यहाँ पे बताए जाते थे। यह सुस्थापित नियमबद्ध संगठन है जहाँ समझौते पर निर्णय समयबद्ध होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि सिंपल सी बात है, जब भी आपको कोई लगेगा कि इशू हो रहा है दो कंट्री के बीच में और जो व्यापार हो रहा है वो रुक रहा है, तो उसकी बैठक बैठाई जाएगी और इसका इशू को सॉल्व किया जाएगा। गेट नियम तथा बहुपक्षीय समझौते का संग्रह है। ठीक है, जो जब गेट बनाया गया था तो उसमें बहुत सारे नियम थे, उसमें बहुत सारे बहुपक्षियों का संग्रह है जिसके पास कोई स्थानीय आधार नहीं है। ठीक है, तो गेट के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो फिक्स हो, वहीं पे उसका काम होता हो, नहीं। इसके विपरीत विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी संस्था है जिसके पास क्या है, अपना एक सचिवालय भी उपलब्ध है। गेट का संबंध अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न मामलों के नियमन से था। तो क्या गेट का जो सीमाएं थी वो एक लिमिटेड थी, परंतु विश्व व्यापार संगठन का जो कार्य प्रणाली है वो क्या है, विस्तार है और राजनीति स्तर तक उसका है। अब बात कर रहे हैं मंत्री स्तरीय WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी काफ़ी सारे हुए थे, तो वो देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का निर्णायक संस्था इसके सदस्य देशों के मंत्रियों का सम्मेलन है जिसकी 2 वर्ष में एक बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की जो बैठक है वो 2 साल में एक बार पक्की होती है, जहाँ पे पूरे विश्व के जितने भी मंत्री हैं वो सब आते हैं और बैठक में अपने मुद्दे बताते हैं। ठीक है, और इमरजेंसी बैठक्स भी रखी जा सकती है इसमें। यह सम्मेलन बहुपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत किसी भी मामले पर निर्णय कर सकता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी जो इशू है उसके ऊपर निर्णय ले सकता है यह संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद मंत्री स्तरीय 11 सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, तो 11 सम्मेलन अभी तक हो चुके हैं, जो कि दिसंबर 2017 में 11वां सम्मेलन मंत्री स्तरीय था। अर्जेंटीना की राजधानी बेनेसो एरिस शहर में आयोजित किया गया था। विदित हो कि WTO का पहला सम्मेलन सिंगापुर में 1996 में हुआ था। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला सम्मेलन है वो हुआ था दिसंबर 1996 में सिंगापुर में, और जो 11वां सम्मेलन हुआ है, आखिरी सम्मेलन कह सकते हैं आप, दिसंबर 2017 में। ठीक है, जो कि हुआ है अर्जेंटीना की राजधानी में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स हैं। बाकी आपको जो नोट्स हैं इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल दिए जाएंगे, वो आपको हमारे PDF में और साथ में हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके ये पॉइंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इन वीडियो में अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर देख सकते हैं, अदरवाइज आप हमसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, हम आपके सारे इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और वेबसाइट का लिंक दिया गया है, एक बार जरूर चेकआउट करें।